एक लड़का एक एजेंट के जरिए दुबई कमाने के लिए जाता है। एक शेख के यहाँ रहता है, उस शेख के यहाँ काम करता, पैसा कमाता है, वहीं रहता है। कुछ दिन व्यतीत होता है, पैसा अच्छा कमा रहा था। एक रोज की बात है, वह शेख कहीं बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। तभी शेख की बीवी मौका पा जाती है और इस लड़के को अपने कमरे में बुलाती है। इस लड़के को शराब पिलाती है और खुद शराब पीती है। शराब पीने के बाद इस लड़के के साथ संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद वह दोनों एक ही साथ सोए पड़े रहते हैं। सवेरा हो जाता है। जब सवेरा हुआ इतने में वह शेख आ जाता है। अपनी पत्नी को उस नौकर के साथ देखता है। वह शेख अवाक रह जाता है। वह शेख अपनी पत्नी को बड़ी गालियां देता है और उस नौकर को बड़ी मार मारता है। फिर इसके बाद वह शेख वहीं के कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता है इस लड़के को सजा दिलवाने के लिए। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उस कोर्ट में जो हुआ, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा, तब पता चलेगा कि उस कोर्ट में आखिरकार हुआ क्या। अब कहानी विस्तार से। ये कहानी शुरू होती है जयपुर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम श्यामजीत होता है। श्यामजीत की पत्नी का नाम माधवी देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटी बड़ी होती है, बेटा छोटा होता है। श्यामजीत जी मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे और उसी से जो आमदनी होती थी घर का खर्च चलता था। काफी गरीब व्यक्ति होते हैं श्यामजीत जी, लेकिन किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे होते हैं। समय कुछ व्यतीत होता है। श्यामजीत जी अपने बेटी को नहीं पढ़ाते हैं और बेटा का नाम अपने गांव के एक स्कूल में लिखवाते हैं। श्यामजीत जी सोच जाते हैं कि बेटा है, कहीं बाहर कमाने के लिए जाएगा तो इसको परेशानी होगी अगर यह पढ़ा लिखा नहीं रहेगा तो। बेटी की शादी हो जाएगी, बेटी घर में रहेगी, बेटी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए। इसलिए यही सोच करके श्यामजीत जी अपने आमदनी के अनुसार अपने बेटे को ही पढ़ाते हैं। बेटा पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक निकलता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। किसी तरह से श्यामजीत का जो बेटा था उसका नाम चंदन होता है और बेटी का नाम सुगंधा होता है। चंदन जब हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट किया तभी एक रोज की बात है, श्यामजीत की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। गरीबी थी, कमजोरी के कारण उनको दमा उभर जाता है। वे दमा के पेशेंट हो जाते हैं। एक रोज की बात है, सांस लेने में उनको काफी तकलीफ होने लगती है और अचानक उनकी मौत हो जाती है। अब उनका बेटा जो चंदन था गांव घर के लोगों की मदद को लेता है, हितई नतई को बुलाता है, हितई नतई के लोगों को बुलाता है और अपने पिता को श्मशान घाट पर लेकर के जाता है और वहीं अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करता है। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद घर पर आता है। घर पर आने के बाद 13वीं संस्कार करता है। फिर इसके बाद वह लड़का अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। पढ़ाई को छोड़ने के बाद गांव घर में घूम टहर करके मेहनत मजदूरी करता और पैसा कमाता। और उसकी जो माँ होती है माधवी देवी, वे गांव घर में लोगों के चूल्हा चौका करती और पैसा कमाती। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। अब जो सुगंधा थी वह शादी के योग्य हो जाती है। जब शादी के योग्य हो जाती है तब माधवी देवी जी अपने हित मित्र रिश्तेदारों से बात करती हैं कि कोई लड़का मिले तो बेटी की शादी हो जाए, बेटी अपने घर चली जाएगी तो हमारे सर का एक बोझ हल्का हो जाएगा। यही सोच करके माधवी देवी जी अपने रिश्तेदारों से कहती हैं। तभी माधवी देवी का भाई एक लड़के वाले को लेकर के माधवी देवी के घर आते हैं। वह लड़का वाला माधवी देवी के घर आता है और सुगंधा को देखता है। सुगंधा के खूबसूरती को देखता है, वह पसंद कर लेता है सुगंधा को। अपने बेटे की
बेटे से शादी के लिए। उस लड़के वाले के बेटे का नाम, जिस लड़के से शादी होने वाली थी, उसका नाम ब्रिजेश होता है। ब्रिजेश भी बड़ा ही खूबसूरत लड़का होता है। अब ब्रिजेश की बारात एक रोज बड़े धूमधाम से सुगंधा के घर आती है। सुगंधा की माँ माधवी देवी जी अपने ही गांव के एक जमींदार से कुछ पैसा उधार लेती हैं बेटी की शादी के लिए, और उस जमींदार से कहते हैं कि बाबूजी पैसा दे दीजिए, बेटी की शादी हो जाएगी, धीरे धीरे मैं और मेरा बेटा हम लोग पैसा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा आपका पैसा चुकाते रहेंगे। अब वह जमींदार पैसा दे देता है। जब पैसा जमींदार दे देता है, इधर माधवी देवी अपनी बेटी सुगंधा की शादी बड़े धूमधाम से करती हैं। रात भर शादी होती है, फिर इसके बाद सवेरा होता है, बेटी की विदाई कर देती हैं। बेटी सुगंधा अपने ससुराल चली जाती है, ब्रिजेश के घर चली जाती है। अब अपने ससुराल में वह सुगंधा रहने लगती है। इधर धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। अब जो जमींदार होता है हर रोज अब माधवी देवी से तगादा करने लगता है। माधवी देवी हर रोज बात को टारती, जब कभी कुछ पैसा होता तो उस जमींदार को दे दिया करती थी, लेकिन पूरा पैसा नहीं दे पाई। वह जमींदार अब उनको बार बार परेशान करता, खरी खोटियां सुनाता, गालियां बकता। अब उनको माधवी देवी को जैसे उसकी बात लगने लगी, दिल में चोट करने लगी। अब काफी टेंशन में रहने लगी माधवी देवी जी। टेंशन के कारण, चिंता के कारण उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। जब तबीयत बिगड़ने लगती है तो एक रोज काफी सीरियस हो जाती हैं। उनका बेटा जो चंदन था अपनी माँ को लेकर के एक हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद माँ को एडमिट करा देता है। माँ को एडमिट कराने के बाद अब जब माँ एडमिट हो जाती हैं तब इलाज शुरू होता है। जब इलाज शुरू होता है, धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत होता है। एक रोज माधवी देवी की मौत हो जाती है, हॉस्पिटल में ही मौत हो जाती है, क्योंकि उतना पैसा नहीं हो पाता है कि डॉक्टर को अच्छा पैसा दे सके चंदन, और उनका इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो पाए। पैसा नहीं था, धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता है और दवा का कुछ अभाव होता है, उनकी मौत हो जाती है। अब जो चंदन था रोने लगता है, खूब रोता है, माँ को अपने घर पर लेकर के आता है, बहन के घर फोन लगाता है। बहन जो सुगंधा थी, चंदन की बहन, अपने पति के साथ बाइक पर बैठ करके घर आती है, अपनी माँ के पास आती है, देखती है माँ मरी पड़ी है। माँ के शव से लिपट करके वह लड़की खूब रोती है। रोने के बाद अब जो चंदन था, चंदन अपनी माँ के अंत्येष्टि संस्कार गांव घर के लोगों की पुनः मदद लेता है, फिर स्मशान घाट पर जाता है और वहां अंत्येष्टि संस्कार करता है। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद घर पर आता है, किसी तरह से अपनी बहन से मदद लेकर के, और अपनी माँ की जो 13वीं संस्कार होता है, 13वीं संस्कार संपन्न कराता है। 13वीं संस्कार संपन्न कराने के बाद घर पर कुछ दिन रहा। उसकी बहन भी घर पर थी, उसका जीजा भी घर पर था। अब जो वह जमींदार था अब चंदन को परेशान करने लगा। सुगंधा देख लेती है कि जमींदार पैसा मांग रहा है। जो सुगंधा की शादी के लिए उसकी माँ पैसा जमींदार से ली थी, पैसा मांग रहा था और चंदन के पास पैसा नहीं होता है। सुगंधा इस बात को छिपाती है, सोचती है हमारे पति जी जानेंगे तो क्या कहेंगे। अब सुगंधा चंदन को अपने पास बुलाती है। पास बुलाने के बाद अब चंदन से कहती कि भैया तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे घर रहो, फिर इसके बाद वहीं नौकरी वोकरी करना, कहीं काम करना। जब धीरे धीरे पैसा हो जाए मैं भी कुछ मदद करूंगी, इस जमींदार का पैसा दे करके तब तुम यहां रहना। जब इतनी बात चंदन सुनता है, कहता है ठीक है, अब ठीक ही कह रही हो। अब चंदन अपनी बहन के साथ बहन के घर चला जाता है। इधर चंदन की जो जमीन थी अब वह जमींदार जोतने बोने लगता है। चंदन अपनी बहन के घर रहने लगता है उसी पैसे के कारण।
धीरे धीरे कुछ दिन समय और व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, सुगंधा की जो सास थी वह सुगंधा को अपने पास बुला करके और कहती है, सुगंधा ये बताओ तुम्हारा भाई यहाँ कब तक रहेगा और यहाँ बैठ करके मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा, इसको क्यों नहीं अपने घर भगा देती, अपने घर जाए, अपना पैसा कमाए और अपना पेट पालन करे, अपना रहे अपने घर, यहाँ कब तक रहेगा। बगल से इस बात को वह चंदन सुन रहा था। चंदन की आंखों में आंसू थे। चंदन अब वहां से निकलता है, गांव के बाहर जाता है, सिवान में बैठ जाता है। चंदन अपने बहन के घर करीब करीब 1 साल तक रहता है। वहां के जो अगल बगल के लोग थे काफी उससे हिल मिल चुके थे। उसके बहन का एक पड़ोसी था जिसका नाम था बाल मुकुंद। चंदन सिवान में बैठा हुआ है और आंखें नम है, मन ही मन रो रहा था। तभी बाल मुकुंद की नजर पड़ जाती है चंदन पर। बाल मुकुंद पास जाता है और चंदन से कहता है कि चंदन, देख रहा हूं बड़ा गमगीन बैठे हो, क्या बात है, क्या परेशानी है। तब चंदन कहता है कि भैया कोई बात नहीं है, ऐसे ही कुछ यादें आ रही हैं, मैं रो रहा हूं। अब बाल मुकुंद कहता है कि नहीं, कोई परेशानी तो मुझे बताओ, क्या मैं तुझे बेगाना लगता हूं? अरे हूं तो तुम्हारी बहन का पड़ोसी, पर एक तरह से समझो तो तुम्हारा रिश्तेदार ही तो हूं। जब इतनी बात वह चंदन सुनता है, रोने लगता है, फुट फुट करके रोने लगता है। बाल मुकुंद चुप कराते हैं, कहते हैं बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है, मुझसे बताओ ना। तब चंदन रो करके बताता है कि पिताजी मर गए, माँ मर गई, माँ जमींदार से पैसा ली बहन की शादी के लिए और पैसा नहीं चुका पाई, मैं भी पैसा नहीं चुका पाया और वह जमींदार काफी परेशान करने लगा, तो मैं अपनी बहन के साथ बहन के घर आ गया। बहन की जो सासू माँ है वो ताने मार रही कि तुम्हारा भाई कब तक यहाँ बैठ करके मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। बात तो ठीक कर रही हैं, लेकिन उनकी बात हमें चुभ रही है, मैं क्या करूं भैया। जब इतनी बात बाल मुकुंद सुनते हैं, कहते हैं चंदन एक काम करो, मैं लोगों को दुबई, अमेरिका ऐसे जगहों पर लोगों को भेजता हूं काम के उद्देश्य से। एक तरह से मानो तो मैं एक एजेंट हूं, लोगों को दुबई कमाने के लिए भेजता हूं, अमेरिका भेजता हूं। तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें वहां भेज दूं और तुम अच्छा पैसा कमाओगे। जब इतनी बात चंदन सुनता है, कहता है कि भैया मैंने सुना है कि बाहर जाने के लिए, विदेश में कमाने के लिए पासपोर्ट लगता है, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और कोई हुनर नहीं है, मैं क्या करूंगा। जब इतनी बात बाल मुकुंद सुनते हैं, कहते हैं पगला, तुम्हारा पासपोर्ट तो मैं बनवा दूंगा, लेकिन रही बात काम की तो जाओ, एक शेख से मैं बात कर रहा हूं और उस शेख के यहाँ, वह शेख तुम्हें गाड़ी चलाना सिखा देंगे। तुम शेख की गाड़ी चलाना और छोटा मोटा उनके घर का काम काज कर देना। वह शेख बड़े नेक दिल इंसान हैं, तुम्हें अच्छी तनख्वाह देंगे और जब तुम तनख्वाह पाना तो तुम मेरा पैसा लौटा देना, मैं पासपोर्ट तुम्हारा बनवा दे रहा हूं, तुम जाओ। जब इतनी बात चंदन सुनता है, कहता है कि भैया आपका बहुत बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर, जो जमींदार है मैं उसका पैसा भी चुका दूंगा अगर मैं कमाने लगूंगा तो। अब बाल मुकुंद कहते हैं ठीक है, चलो मैं तुम्हारा पासपोर्ट बनवा देता हूं। अब बाल मुकुंद अपने साथ चंदन को लेकर के इधर उधर दौड़ते हैं, जहां पासपोर्ट बनता है लेकर के जाते हैं और उसका पासपोर्ट बनवाते हैं। पासपोर्ट बनवाने के बाद उसका लाइसेंस बनवाते हैं। लाइसेंस बनवाने के बाद एक शेख से बात करते हैं और शेख से कहते हैं कि शेख, हमारा एक व्यक्ति है, बंदा है, वह आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है, लेकिन वह 4 व्हीलर गाड़ी चलाना नहीं जानता है, उसके हाथ में कोई ऐसा हुनर नहीं है, उसको मैं भेज रहा हूं, आप उसको 4 व्हीलर गाड़ी चलाना सिखा देना और उसके तनख्वाह में से उसका पैसा काट लेना, सिखाई जो लगे उससे जो आपका पैसा खर्च हो उसको काट लेना, फिर बाद में उसको तनख्वाह दे देना। वह शेख जब इतनी बात सुनता है तब कहता है ठीक है, उसको भेज दो, मैं वीजा भेजता हूं और तुम मुझको भेज देना। अब वह शेख कुछ ही दिन में वीजा तैयार करा करके बाल मुकुंद के पास भेज देता है। बाल मुकुंद उस वीजा को चंदन को दे देते हैं। चंदन को देने के बाद एक रोज
चंदन को अपने साथ लेते हैं बाल मुकुंद और वहीं के एयरपोर्ट पर जाते हैं, जयपुर के एयरपोर्ट पर जाते हैं। और एयरपोर्ट पर जाने के बाद फ्लाइट के जरिए चंदन को विदा करते हैं। चंदन दुबई के लिए रवाना होता है। दुबई के एयरपोर्ट पर उतरता है। इधर बाल मुकुंद उस शेख से बात कर लिए थे कि आपके एयरपोर्ट पर हमारा बंदा जाएगा, उसका नाम चंदन है, उसको आप रिसीव कर लेना। वह शेख कहता है ठीक है। इधर फ्लाइट के जरिए चंदन दुबई की एयरपोर्ट पर जाकर के उतरता है। वह शेख पहले से ही आकर के इंतजार कर रहा होता है और पूछता है लोगों से। एक बहुत बड़ा बोर्ड सा होता है, उस पर चंदन का नाम लिखा होता है, उसी को लेकर के वह शेख खड़ा था और लोगों से नाम पूछ रहा था। तभी चंदन के सामने वह शेख जाता है, पहुंचता है। चंदन भी उस बोर्ड को देख लेता है और वह शेख चंदन से भी उसका नाम पूछता है। चंदन कहता है हाँ मैं ही चंदन हूं। और उस शेख को समझ जाता है कि यह शेख ही, इसी के यहाँ हमें जाना है, यही शेख है। शेख के साथ हो लेता है। शेख चंदन को अपने साथ लेकर के अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद वही इसको ठहराता है, एक रूम देता है। चंदन वहीं रहने लगा। अब वह शेख एक कोचिंग थी, ड्राइविंग कोचिंग थी, उसी में चंदन को ड्राइविंग सिखाने के उद्देश्य से लगा देता है और अपना पैसा देने लगा। चंदन ड्राइविंग सीखने लगा। 1 महीने का समय व्यतीत होता है कि चंदन ड्राइविंग सीख जाता है। जो पैसा होता है वह शेख भर दिया। फिर इसके बाद जब चंदन ड्राइविंग सीख गया तो उस शेख के बीवी की पर्सनल गाड़ी और कहीं उस शेख की पर्सनल गाड़ी चलाने लगा और पैसा कमाने लगा। महीने का जब वेतन हुआ तो वह शेख अपना पैसा काट करके फिर चंदन को पैसा दिया। और जब चंदन पैसा पाया तो इधर बाल मुकुंद जी को उनका जो पैसा लगा था बाल मुकुंद जी को भेज देता है। बाल मुकुंद जी बहुत खुश होते हैं, चंदन से समय समय पर बातें करते थे। धीरे धीरे समय और व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, वह जो शेख था उसकी खूबसूरत बीवी थी, उसका नाम सोफिया शेख था। सोफिया बड़ी ही खूबसूरत थी, निहायत ही खूबसूरत थी। अब वह सोफिया शेख चंदन से मन ही मन मोहब्बत करने लगती है। वह चंदन काफी खूबसूरत था, भले गरीब था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। वह सोफिया शेख मन ही मन चंदन से मोहब्बत करने लगती है और धीरे धीरे एक रोज मौका पा जाती है। वह शेख जो सोफिया शेख का पति था वह कहीं बाहर घूमने के लिए गया हुआ था। जब बाहर घूमने के लिए गया था तभी वह सोफिया मौका पा जाती है, चंदन को अपने कमरे में बुलाती है, अपने पास बैठाती है। अपने पास बैठाने के बाद चंदन से अपने प्यार का इजहार कर देती है। चंदन बहुत समझाता है अपनी मालकिन को, लेकिन वह सोफिया नहीं मानती है। कहती है कि चंदन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं और तुम मुझसे शादी करो, मुझसे संबंध बनाओ। तब चंदन कहता है कि मालकिन अगर शेख जानेंगे तब मेरा क्या होगा, तो मेरी सामत आ जाएगी, मेरी मौत निश्चित होगी। अब सोफिया कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जरा सी भी चिंता मत करो, शेख की जरा सी भी चिंता तुम मत करो, शेख को मैं संभाल लूंगी, देख लूंगी। अब चंदन कहता है कि मालकिन मेरे साथ अन्याय जुर्म मत करो, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अब वह मालकिन सोफिया कहती है तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, बैठो तुम। अब वह मालकिन सोफिया तुरंत शराब की एक बोतल लाती है और एक गिलास में शराब चंदन के लिए निकालती है, एक गिलास शराब अपने लिए निकालती है और खुद पीती है, चंदन को भी पीने के लिए कहती है। चंदन नहीं पीता तो वह मालकिन जबरदस्ती चंदन को पिलाती है। चंदन शराब पी लेता है। फिर इसके बाद जब वह नशे में धुत हो गया तो वह मालकिन भी नशे में धुत हो जाती है। अब वह चंदन के साथ संबंध बनाने लगती है, शारीरिक संबंध बनाने लगती है, घंटों संबंध बनाती है। जब उसकी हवस की आग शांत होती है तब वह चंदन से लिपट करके अपने बेड पर सो जाती है। दोनों नशे की हालत में होते हैं। धीरे धीरे सवेरा होता है और जब सवेरा हो जाता है करीब करीब 10 बज जाता है, इतने में शेख बाहर से घर आ जाता है। जब वही दरवाजा खुलता है देखता है उसकी बीवी सोफिया चंदन के साथ लिपटी पड़ी है।
आवाज देता है, वह सोफिया तुरंत उठ जाती है, चौंक पड़ती है और उठ पड़ती है। चंदन भी उठ जाता है। जब अपने सामने चंदन अपने मालिक को देखता अवाक रह जाता है। सोफिया भी अपने पति को देखती अवाक रह जाती है। इसके बाद तुरंत दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं। फिर इसके बाद वह शेख क्रोध में अंगार हो जाता है। क्रोध में अंगार होने के बाद तुरंत वह शेख कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में जाने के बाद चंदन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है, चंदन को सजा दिलवाने के लिए। इधर चंदन अपनी मालकिन से कहता है कि मालकिन, अब तो हम लोग बुरे बच गए, अब तो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, अब तो हमारी मौत निश्चित है। वह मालकिन सोफिया कहती है, चंदन तुम जरा से भी चिंता मत करो, मैं यहाँ की कुछ प्रॉपर्टी अपने नाम करवा चुकी हूँ अपने शेख से। अब मैं अपने शेख से कहूंगी कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, कोर्ट में कहूंगी मैं तुमसे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं चंदन से मोहब्बत करती हूँ। जज साहब के सामने कहूंगी मैं बालिग हूँ, जज साहब हमारी बात को मान जाएंगे और उससे तलाक दिलवा देंगे शेख से। फिर इसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी, तुम्हारे ऊपर कुछ आंच नहीं आएगी। जब इतनी बात चंदन सुनता है तब थोड़ा शांत होता है, रिलैक्स होता है। इसके बाद जब वह शेख एफआईआर दर्ज कर देता है तब कोर्ट में चंदन और सोफिया दोनों लोग बुलाए जाते हैं। जज साहब सामने सोफिया से पूछते हैं, आखिर बताओ चंदन तुम्हारे साथ गलत काम किया या तुम चंदन के साथ संलिप्त थी, तुम चंदन के साथ संबंध बनाई, तुम्हारी इच्छा थी या चंदन की? सोफिया कहती है कि साहब, जज साहब, इसमें चंदन का कोई कसूर नहीं है, मैं खुद चंदन से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और चंदन से शादी करना चाहती हूँ। मैं अपने शेख को पसंद ही नहीं करती, ये हमारा शेख पैसे के बल पर हमसे जबरदस्ती शादी कर लिया। हमारे माता पिता बड़ी गरीब थे, जब से इसने मुझे अपने घर में लाया है मैं इससे जरा से भी मोहब्बत नहीं करती हूँ। मैं मोहब्बत चंदन से करती हूँ और चंदन से शादी करना चाहती हूँ। मैं बालिग हूँ, मैं अपनी इच्छा से चंदन के साथ संबंध बनाई हूँ। जब इतनी बात जज साहब सुनते हैं तब कहते हैं ठीक है। अब जज साहब जो शेख था उसको कहते हैं कि शेख, तुम्हारी बीवी तुम्हें पसंद ही नहीं करती, जब तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम क्यों इसके पीछे पड़े हो? जाने दो, इसको चंदन से ही शादी करवा दो और तुम अपना काम देखो, ये अपना काम देखे। वह शेख चुप हो जाता है। अब जज साहब के सामने वह सोफिया शेख चंदन से शादी कर लेती है, वहीं कोर्ट में। शादी करने के बाद फिर अपने यहाँ चली आती है, घर चली आती है। अब जो शेख था अब धीरे धीरे टेंशन में रहने लगा, काफी विक्षिप्त सा रहने लगा, पागलों की भांति इधर उधर भटकने लगा। कुछ ही दिन बाद उस शेख की मौत हो जाती है, शेख मर जाता है। वह सोफिया मिट्टी संस्कार करवा देती है, दया बस। संस्कार करवाने के बाद उस चंदन के साथ रहने लगती है और कुछ दिन व्यतीत होता है। वहां की जितनी प्रॉपर्टी थी वह सोफिया शेख बेच देती है। बेचने के बाद चंदन के साथ चंदन के घर चली आती है और जो वहां जमींदार चंदन की जमीन को हड़प करके वो जोत रहा था उसको चंदन जमींदार को पैसा देता है और अपनी जमीन छुड़ा लेता है और अपना आशियाना बनवाता है, घर बनवाता है और सोफिया शेख के साथ रहने लगता है। फिर इसके बाद एक कंपनी चलाने लगता है और कंपनी काफी अच्छा प्रोग्रेस करती है, कंपनी चलने लगती है, पैसा कमाने लगा। वह चंदन सोफिया शेख के साथ रहने लगा। कुछ ही दिन में उसके बाल बच्चे होते हैं, सभी लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं, पूरे परिवार के साथ रहने लगता है और उस बाल मुकुंद से भी समय समय पर मिलता था और उनको कृतज्ञता व्यक्त करता था, आभार व्यक्त करता था और हंसी खुशी सभी लोग रहने लगते हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं, अपना नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। एक है ब्रजेंद्र सिंह जी जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। राव मोहम्मद यासीन जी हैं जो कि लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। श्रवण मौर्य जी हैं, कच्छ गुजरात से हैं, हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, भी पसंद करते हैं। डॉक्टर राकेश सैनी जी हैं, इनकी पत्नी रानी सैनी जी हैं, ये बिजनौर के रहने वाले हैं, ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। हमारे मित्र हैं चंद्रशेखर यादव जी,
ये भी हमारी हर कहानियों को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। ये लोग नाम बुलवाने के लिए अपील किए थे। आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस पता दीजिए। आप लोगों का भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।